अब राजनीति छोड़ दोगे इतनी जी बड़ी बात बिल्कुल बोल रहे हो। बिल्कुल, वहाँ की मस्जिद शुरू होंगी हमारी सरकार में 1001% शुरू होंगी। ये देखिए जुनैद सर ने अभी बहुत बड़ा ऐलान हमारे चैनल के माध्यम से किए है कि ये राजनीति छोड़ देंगे जैसे ही अगर अल्पसंख्यक ने एक हफ्ते के अंदर हज हाउस की मस्जिद नहीं चालू की। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। ये आप कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है और जी बिल्कुल। आदाब नमस्कार दोस्तों, आपका इंडिया फैक्ट न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं नावेद आजमी। महाराष्ट्र में सत्ता पलट हो चुकी है और अब बीजेपी ने यहाँ पे अपना झंडा गाड़ चुका है। आपको बता दें कि जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ना होकर महाअघाड़ी की सरकार थी तो यहाँ अल्पसंख्यक के तौर पे, अल्पसंख्यक नेता के तौर पे जुनैद सर ने बहुत हंगामा किया था। क्यों हंगामा किया था? हज हाउस को लेके हंगामा किया था, अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेके हंगामा किया था। अब जब इनकी सत्ता आ गई है तो देखते हैं उनने जिन जिन मुद्दों पे आवाज़ उठाई थी उस पर क्या किए हैं। सर, चैनल में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जानना चाहूँगा सर, आपकी जब सरकार नहीं थी, महाअघाड़ी की सरकार थी, आप बहुत हज हाउस को लेके आवाज़ उठाया करते थे। वहाँ मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है, और जबकि दस्तावेज़ों से, आरटीआई से, सब चीज़ से यह साबित हो चुका है कि वह एक अस्थायी मस्जिद है। तो अब आप सत्ता में आ गए हो तो क्या आप उसको स्थायी मस्जिद बनाओगे या ठंडे हो गए? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा, पहले तो शुक्रिया कि मुझे मौका दिया आपके चैनल में बात करने का। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हज हाउस के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर आपकी सरकार में अभी आप क्या करेंगे? क्या करेंगे या इतने दिन हो गए क्या किए? क्या किए इतने दिन में? जो मैंने किया हो कि वहाँ की जो मस्जिद के लिए कंप्लेंट जो थी स्टेट से लेके सेंट्रल तक, ये कंटिन्यू करते रहा। हज हाउस शुरू रखने के लिए कंटिन्यू कंप्लेंट करते रहा। यहाँ तक कि नागपुर का एम्बार्केशन पॉइंट तक नहीं बचा सकती ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार। हाजियों को बम्बई से हज को जाना पड़ा और उसमें क्या दिक्कत गई है, शहर के जितने हाजी गए होंगे ना अभी आने के बाद जो आ रहे हैं उनसे पूछेगा कि कितनी तकलीफ़ हुई। हमने हज 2019 किया था, हाजी को धक्का नहीं लगने दिया, तब बीजेपी की सरकार थी। कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार में हाजियों को कितने धक्के लगे अभी आने के बाद हाजियों से पता कर लेना। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि मस्जिद है, कागज़ में भी है, और जैसा कागज़ में है, आरटीआई में मेरे पास पेपर है, आरटीआई में है। आपको या आपके माध्यम से जो लोग यहाँ पर नहीं है बताने वाले थे, उनके माध्यम से जो पेपर उनके पास आए, वहाँ के जो अधिकारी जो नहीं चाहते थे कि वहाँ मस्जिद है ये शो हो, उन्होंने उस तरीके से पेपर प्रोवाइड करे। गलत काम करने का नतीजा आपने देख लिए। अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक कहाँ है? आज भी बेल नहीं हो पाई। जो सरकार बनी थी वो सरकार गिर गई। तो हम इस तरीके से उल्टे सीधे धंधे नहीं करते। आरटीआई में वो पूरे पेपर निकाला। हिंदुस्तान के हर हज हाउस में मस्जिद है, हर हज हाउस की मस्जिद चालू है। नागपुर की मस्जिद भी अल्पसंख्यक मंत्री कोई भी बने, हमारा बनते से ही एक हफ्ते के अंदर अगर मैंने ऑर्डर नहीं लेके आया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब राजनीति छोड़ दोगे इतनी बड़ी जी बात बिल्कुल बोल रहे हो। बिल्कुल, वहाँ की मस्जिद शुरू होंगी हमारी सरकार में 1001% शुरू होंगी। ये देखिए जुनैद सर ने अभी बहुत बड़ा ऐलान हमारे चैनल के माध्यम से किए है कि ये राजनीति छोड़ देंगे जैसे ही अगर अल्पसंख्यक ने एक हफ्ते के अंदर हज हाउस की मस्जिद नहीं चालू की। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। ये आप कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है। जी बिल्कुल, मेरे पास पूरे पेपर है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मेरे पास पूरे पेपर है। मैं तो बोले तो आज ये कांग्रेस राष्ट्रवादी के नेताओं को देना चाहूँगा कि आप उस तरीके से बैठकर मिनिस्टर से वो शुरू करवाना था। मस्जिद किसकी है, किसने नमाज़ पढ़ना चाहिए, हाजी ने पढ़ना चाहिए कि बाहर वाले ने पढ़ना चाहिए, वो बाजू का सब्जेक्ट है। लेकिन एक मस्जिद है, कोई जुनैद खान अपना ऑफिस थोड़ी शुरू कर रहा था, कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑफिस वहाँ शुरू नहीं हो रहा था। मस्जिद शुरू करने के लिए सबने मदद करना चाहिए था, जो नहीं की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं मेरी सरकार में, मुझे भरोसा है, मुझे भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, मुझे मेरी सरकार पर भरोसा है, मुझे मेरे नेताओं पर भरोसा है कि वो मेरा ये काम
अल्पसंख्यक मंत्री बनते से ही तुरंत कर देंगे। आपको तो आपके नेताओं पे बहुत भरोसा है, पर अल्पसंख्यकों को आपकी नेताओं पे क्यों नहीं भरोसा होता? क्यों उन लोग विश्वास नहीं कर पाते? क्यों वो मोदी जी पे विश्वास नहीं कर पाते? क्यों वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र सर पे विश्वास नहीं कर पाते? देखिए, इस सवाल का जवाब तो मैं इस तरीके से देना चाहूँगा शॉर्टकट में आपको कि 60 साल से हिंदुस्तान की जनता ने और मुसलमान ने कांग्रेस की पॉलिसी देखी है कंटिन्यू। अगर आपको बचपन से लेके बड़े होए तक कोई एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसने ये राइट साइड है तो आप राइट साइड ही बोलेंगे, उसने ये लेफ़्ट साइड है तो आप लेफ़्ट साइड ही बोलेंगे। तो उन्होंने अल्पसंख्यक को ऐसा एक डर का माहौल में मीन्स ला के रखे थे कि आपकी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस सत्ता में आई तब नहीं थी। वो तो धीरे 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 उनको लगा कि ये समाज इधर उधर नहीं भागना चाहिए करके एक सबसे अच्छा तरीका रहता है जो कन्विंस ना हो तो उसको कंफ्यूज कर दो। तो उसने मुस्लिम समाज को कंफ्यूज करके रखा है कि उनकी अगर कोई मदद कर सकता है तो वो कांग्रेस ही कर सकती है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पूरे मुस्लिम नेता हिंदुस्तान के आप निकालिए, सीए के समय कोई एक आध मुस्लिम नेता कांग्रेस का सड़क पर आकर आंदोलन क्यों नहीं किया मुसलमान के लिए? 3 तलाक के वक्त कोई नेता आकर क्यों आंदोलन नहीं किया? बीजेपी के किए थे। नहीं तो ये तो बीजेपी ने पॉलिसी बनाई, हमारे हिसाब से 3 तलाक सही है, हम क्यों आंदोलन करेंगे? तो हमने अल्पसंख्यकों के खिलाफ तो था ना वो कानून। वो आप बोल रहे हैं 3 तलाक देना अल्पसंख्यक के खिलाफ कहाँ हुआ कानून? ये तो आप मान रहे हो कि ये 3 तलाक, आप अगर कोई क्राइम ही नहीं करोगे तो वो क्राइम के लिए बना हुआ कायदा आप पर क्यों लागू होगा? वो तो आप बोल रहे हो ना, दूसरे लोग तो ये नहीं मानते। तो ये एग्जैक्ट यही चीज़ नहीं समझ पा रहे। वो मुस्लिम महिला बिहार यूपी साइड में जाओ, मुस्लिम बंदा शादी करके चले जाता है बम्बई दिल्ली जगह ऐसी जगह काम पर, और वहाँ से लौट कर नहीं आता है, वहाँ किसी और को रख लेता, फ़ोन पे बोल देता मैंने तलाक दे दिया, तलाक तलाक तलाक। शरीयत में भी ऐसा तलाक नहीं है। इस पर हमने इसके पहले भी बात कर चुके हैं। तो हमारी सरकार ने तो मुस्लिम महिला को फेवर करने के लिए, मुस्लिम महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया कायदा। जैसे पर ये तो मानते होंगे कि आपने की जो पार्टी ने ये जो कानून लाए उससे अल्पसंख्यकों को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो गया अभी की डेट पे। नहीं, मुझे बताइए आप कि कौन से सब्जेक्ट में 3 तलाक में आपके घर में, आपके ख़ानदान में, आपके पूरे फैमिली में किसी को नुकसान हुआ है? एक बताइए आप, कहीं नुकसान नहीं हुआ। वो दिखाने का था, वो आपको उस तरीके से डरा रहे विरोधक कांग्रेस, उस तरीके से डरा रही कि अल्पसंख्यक को नुकसान हो रहा। अल्पसंख्यक समाज ने खुद के अधिकार क्या है ये एक बार संविधान के अंदर के आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350 इसकी स्टडी करना कि संविधान में मुस्लिम को जो अल्पसंख्यक में लिया है ना, उस अल्पसंख्यक को ये तीनों आर्टिकल ने इतना प्रोटेक्ट करके रखा है कि इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर में अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता। अगर ये मुस्लिम जान ले और अल्पसंख्यक समाज जान ले और वो ये स्टडी कर लेना, किसी भी पार्टी की ताकत नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर में उनके मौलिक अधिकार को छीने। अभी तो ये भी सुनने में आ गया कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक से हटाया जाएगा जब से स्मृति ईरानी जी अल्पसंख्यक की बनी है अध्यक्ष। तो जब से तो ऐसी खबर काफ़ी गर्म चल रही है कि नहीं। मुसलमानों को अलग कर दिया जाएगा, मैंने कहा केवल सरदार रहेंगे, जैन समाज रहेंगे और जो बाकी है बाकी मुसलमानों को अलग कर दिया जाएगा। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत खबर है। जहाँ तक कि पार्टी ने मुस्लिम समाज की तरफ फोकस किया है, अल्पसंख्यक का सबसे बड़ा समाज मुस्लिम समाज है। उल्टा अल्पसंख्यक से पॉलिटिकली हमारे पास जैन विंग अलग हो गई है, धीरे धीरे सिख विंग अलग हो जाएंगी। या अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों का ही ग्रुप है, मुस्लिम उसमें का मेजॉरिटी वाला है। और अभी मैंने कहा आपको कि मेरी पार्टी नहीं, कोई और पार्टी भी अगर आए और अल्पसंख्यक के अधिकार छीनना चाहे तो संविधान में अल्पसंख्यक को पूरा प्रोटेक्ट करके रखा, उसको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। ये बात उसको अल्पसंख्यक को समझने की ज़रूरत है। तो जैसे कि अभी स्मृति ईरानी बनी है आपकी और बाकी जो है अध्यक्ष मंत्री जितने भी है उनके साथ उन्होंने मीटिंग की थी। जी। उस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला? क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या बात हुई थी उनसे? हाँ, 27 जुलाई को हमारी गुरुग्राम में, दिल्ली के नज़दीक में हरियाणा जी, वहाँ प्रशिक्षण शिविर हुआ। उसमें वो आई थी और प्रशिक्षण शिविर में उसने अल्पसंख्यक समाज के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने क्या करना चाहिए इसके बारे में हम लोगों से जानना चाहा। और स्पेशली खास करके मैंने महाराष्ट्र की तरफ से, पूरे राज्य के लोग थे, हज के ऊपर वहाँ पर बात की और उन्हें बहुत पसंद आई। और वहाँ पर उन्होंने
डन कर दिया पूरे लोगों में, वो बात मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी आपने छेड़ा करके बता देता हूँ। हज के अंदर से वीआईपी कल्चर हम पूरा ख़त्म कर रहे हैं। हज के अंदर में जो रहता है कि ट्रेन की टिकट की तरह जो वेटिंग में रहा और किसी ने वीआईपी का लेटर लगाया बड़े मिनिस्टर का या किसी बड़े आदमी का, तो वो उसका नंबर क्लियर होता है। ये कल्चर हज में पूरा कंप्लीट आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो वीआईपी मतलब कोटा मतलब किस टाइप का, थोड़ा हमारे जैसा ट्रेन में आपने टिकट निकाला जी, तो अगर 100 सीटें हैं और 100 लोगों के बाद में 101, 102, 103 नंबर जो रहते हैं, ये नहीं हज में आप वेटिंग रहते वीआईपी बोलोगे उससे क्या सेम इसी तरीके से हज में अगर यहाँ से महाराष्ट्र का 16,000 लोगों का अगर कोटा है और यहाँ से 50,000 लोगों ने अगर फॉर्म भरा है, तो स्टार्टिंग के 16,000 क्लियर हो जाते हैं और उसके बाद के 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऐसा वेटिंग नंबर डलते जाता है। लेकिन वो अगर 10,000 ऊपर का भी अगर वेटिंग है और किसी मिनिस्टर ने या किसी बड़े आदमी ने जिसके पत्र लगाया, उसको वीआईपी कहते हैं, वीआईपी कोटा, तो वो क्लियर हो जाता है। और बाकी का जो गरीब आदमी बेचारे वो नंबर वाइज क्लियर होते जाते हैं। तो मेरे को लगा कि वो प्राइवेट जो जाते हैं उसको आप नहीं, तो हमने कहा कि जिसको अगर वीआईपी इतना बड़ा आदमी है वीआईपी, तो वो प्राइवेट से हज को जाए ना, हज कमेटी से क्यों जाए। तो हज कमेटी से स्मृति जी ने कहा है कि आने वाले दिनों में जो वीआईपी कल्चर है हम बंद कर देंगे, वो सबके लिए खुला रहेगा। सब आम आदमी इससे आम आदमी को भी क्या जा फायदा होगा? आदमी भी जा सकेगा कि जो बेचारा कई दिन से नंबर लगा रहा है, और ये वीआईपी लोग बीच में जा के अपना नंबर लगा लेते थे लेटर डाल के, ऐसे जो हाजी थे ज़रूर वो नहीं जाएंगे। इसका मतलब एक नॉर्मल आदमी को वो सीट मिलेंगी। इसके अलावा और क्या बात हुई? इसके अलावा हज में काफ़ी सुधार, हज सस्ता कैसे कर सकते हैं, हज आसान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम हज के अंदर में ये मुस्लिम का एक अहम पार्ट है, हमारे 5 फ़र्ज़ में का एक फ़र्ज़ है। तो इसमें हज सस्ता, हज मीन्स हज यात्रा, हज मीन्स हज यात्रा सस्ती कैसी की जाए और उसको आसान कैसी की जाए। जैसा कि अभी एम्बार्केशन पॉइंट, अगर ये नागपुर से जाते तो बेचारे छत्तीसगढ़ पूरा स्टेट, एमपी का आपका पूरा जबलपुर का बेल्ट, पूरा विदर्भ, ये बम्बई से जाना पड़ा। हर हाजी के पीछे 50,000 से लेकर लाख रुपए तक का ज़्यादा का खर्चा पड़ा, क्योंकि 2-3 दिन पहले उन्होंने रिपोर्टिंग करने बोला। एक हाजी के साथ में 5-10 लोग कम से कम जाते हैं, उतने लोगों का खर्चा, वहाँ धक्का बुक्की, वो परेशानी, इतनी परेशानी हुई। आज हमारी सरकार के समय में हमने ये एम्बार्केशन पॉइंट शुरू रखा था, औरंगाबाद भी शुरू रखा था, हम औरंगाबाद भी शुरू रखेंगे और नागपुर भी शुरू रखेंगे। इसके बारे में बात हो चुकी है। आने वाला हज 2023 में नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट भी चालू रहेगा, औरंगाबाद पॉइंट भी चालू बट ये जो अभी बंद किया गया था, ये तो सऊदी सरकार की गाइडलाइन के चलते बंद हुआ है ना। नहीं, सऊदी सरकार ने बोला नहीं कि नागपुर का एम्बार्केशन पॉइंट बंद करो। नागपुर में जो सरकार थी, महाराष्ट्र में जो सरकार थी, महाराष्ट्र की सरकार को डिमांड करना था, अल्पसंख्यक मंत्रालय को डिमांड करना था, हज कमेटी को बताना था कि हमारी यहाँ सब व्यवस्था है, वो नहीं कर पाया। ना ही उन्होंने हज कमेटी बनाए, ना ही अल्पसंख्यक आयोग बनाए, ना ही उर्दू एकेडमी बनाए। आप मुझ पर बीजेपी का होकर के इतने सवाल कर रहे कि तुम विरोधक है, लेकिन कभी कांग्रेस वालों से पूछो, उनकी सरकार रही 2.5 साल के सरकार में हज कमेटी क्यों नहीं बनी? 2.5 साल की सरकार में अल्पसंख्यक आयोग क्यों नहीं बना? 2.5 साल की सरकार में मौलाना आज़ाद क्यों नहीं बना? 2.5 साल की सरकार में तुम जुनैद खान, जमाल सिद्दीकी हज कमेटी से कैसे बाहर हो सकते हो, उसके लिए कंप्लेंट करोगे, मोर्चे निकालोगे। अरे लेकिन ठीक है, हमको निकाल दिए, लेकिन तुम जाओ ना, तुम जाके तुम तो कुछ करो, वो भी नहीं कर पाए। वही तो मैं बता रहा हूँ, पर वो तो सीधा आप पे ही आरोप लगाते ना कि केंद्र सरकार उनको करने नहीं दे रही है। ये तो सब कमेटियाँ स्टेट सरकार की है, केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। ये पूरी कमेटियाँ अल्पसंख्यक मंत्रालय महाराष्ट्र की है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है। केंद्र सरकार ने तो इतनी सारी योजनाएं दी। केंद्र सरकार ने लगभग 2 करोड़ के करीब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर के जो घर बांटे हैं ना, उसमें 31% के करीब ये सिर्फ अल्पसंख्यक को मिले, पता है आपको। उसके बाद में मीन्स ग्रामीण एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है शौचालय की। शौचालय हमने हिंदुस्तान के अंदर में एक मोटा 13 करोड़ के करीब में बांटे हैं। तो ये 13 करोड़ ये फैक्ट है। 13 करोड़ में कम से कम 22% जो है ना वो अल्पसंख्यक को फ़ायदा हुआ। मुद्रा लोन, आप शहर के अंदर के हर बैंक में जाके पता करिए कि मुद्रा लोन के अंदर में सबसे ज़्यादा मुद्रा लोन किसने उठाया? ये मुस्लिम ने उठाया, अल्पसंख्यक ने उठाया। आने वाली जितनी भी योजनाएं हैं ना, ये सब योजनाओं का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम ने लिया है, क्योंकि योजना बनती है एक
पिछड़े वर्ग के लिए योजना बनती है, एक कमज़ोर इंसान के लिए योजना किसी हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके नहीं करती है, वो तो योजना एक पिछड़ा वर्ग, एक अंत्योदय, जो आखिरी इंसान है वहाँ तक हमारी योजना जानी चाहिए, उसके लिए बनाते हैं। और ये प्रयत्न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जुनैद सर, जो कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के महामंत्री थे। इन्होंने बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि अगर इनके मंत्री बन जाते हैं अल्पसंख्यक में, तो 1 हफ्ते के अंदर हाजाउन में मस्जिद बना देंगे। देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। तो जुनैद सर, आप बना पाओगे ना? जी बिल्कुल, पक्का 100%। क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छा काम है, वो और नहीं बना पाए समाज तो आप के हमको बिल्कुल नहीं बना पाएंगे तो आपके ही चैनल पर यहाँ बैठकर मैं मेरे हर सवालों के जवाब दूंगा। इस्तीफा भी दोगे? 100%, वो अभी लिख के रख देता मैं आपको। और जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, जाते जाते बस सभी को ये कहूँगा कि ये सब जो अच्छे काम कर रहे हैं उसके लिए दुआ करिए। और ख़ास बात ये जो साल है आने वाला 15 अगस्त आज़ादी का अमृत महोत्सव है और नागपुर की शान हज़रत ताजुद्दीन बाबा का 100वां उर्स है। तो हिंदुस्तान के सभी लोग यहाँ पर हमारे यहाँ ताजुद्दीन बाबा की ज़ियारत करने आइए। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा, इस अभियान में हिंदुस्तान के इस अभियान में अल्पसंख्यक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बस इतना कहना चाहूँगा। क्या उस दिन भी आप लोग योगा कराने वाले हैं? नहीं, उस दिन हम जितनी धार्मिक स्थलें हैं, हमारी जितनी दरगाहें हैं, हमारी जितनी भी ऐसी जगह है जहाँ अल्पसंख्यक की धार्मिक स्थल है, वहाँ पर हम झंडा वंदन और झंडा लगाएंगे और झंडा वंदन करेंगे। और योगा वाला क्या तिरंगा मुद्दा करेंगे। था आपका? अच्छा, ताजुद्दीन बाबा के सरकार के यहाँ पर योगा में मैं एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ और हर पार्टी में पार्टी के कुछ कार्यक्रम आते हैं। तो इंटरनेशनल योगा डे का एक कार्यक्रम आया और वो कार्यक्रम ऐसा था कि वो ऐसी जगह पर हेरिटेज होना चाहिए जी, वो उस एरिया की हेरिटेज जगह पर मनाओ। तो हमने योगा मना के अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए, उसके लिए एक संदेश देना चाहा। और संदेश देने के लिए मुझे नहीं लगता कि नागपुर में बाबा ताजुद्दीन की दरगाह के अलावा कोई अच्छी जगह हो जहाँ से हम सबको संदेश दे सके। वहाँ एक योगा करना कुछ आपको उचित कैसे लगा? ये तो एक नहीं, अभी ये देखो, ये मुद्दा तो ख़त्म भी हो गया। उसके लिए मेरे ख्याल कई लोगों ने राजनीति भी करी, उसके ऊपर मोर्चे निकाले। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कोई मुद्दा है जिसके लिए किसी ने मोर्चे निकालना चाहिए। हाँ, मोर्चे निकालना है तो हाजियों के हज महंगा है, वो सस्ता करने के लिए निकालो। हज़रत ताजुद्दीन बाबा दरगाह परिसर में ये जो ट्रस्ट आई है आज पैरे खान जी की और बाकी सब लोगों की, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और हम और हमारे जैसे बाकी जितने भी लोग उस एरिया का डेवलपमेंट चाहते हैं वो उनको मदद करेंगे। ये ट्रस्ट आने के पहले वहाँ पर तो ये हाल था कि वहाँ के जितने ताजबाग के गुंडे बदमाश है, चड्डी बनियान के ऊपर दरबार प्रिज्मा एसएस में घूमते थे। तब ये मोर्चा कर निकालने वालों को नहीं दिखा कि उस तरीके के गुंडे बदमाशों को वहाँ से दूर रखना चाहिए, जो अपनी चड्डी पर वहाँ घूम रहे हैं, बेअदबी हो रही है। तो ये सब राजनीति है, बाकी और कुछ नहीं। तो देखा दोस्तों आपने, ये था हमारे साथ जुनैद सर और जाते जाते बहुत सारी बातें और बोल के चले गए हैं। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।